नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। ये आईपीसी के थर्ड सेशन का वीडियो है। थर्ड सेशन का फर्स्ट वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको धारा 107 से लेकर के 298 तक का सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा। इसमें संभावित 200 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है। तो यह आपको थर्ड सेशन का फर्स्ट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? अपराध का दुष्प्रेरण निम्नलिखित के द्वारा संस्थापित हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए शासकीय सहायता से, ऑप्शन बी षड्यंत्र से, ऑप्शन सी उकसाना, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीएडीपी 2015 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2009 और 2011 तथा राजस्थान में 2003 के प्री में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुष्प्रेरण के बारे में पूछा यह जा रहा है कि दुष्प्रेरण किस द्वारा किया जा सकता है। दुष्प्रेरण आपको शासकीय सहायता द्वारा भी हो सकता है, उकसाकर भी हो सकता है तथा षड्यंत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी विकल्प। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध उकसाने द्वारा, शासकीय सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होकर घटित हो सकता है। ओके, षड्यंत्र द्वारा भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या पूछ रहा है? आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? अर्थात आईपीसी के कौन सी धारा में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण की बातें को बताया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 107 की 1, ऑप्शन बी धारा 108, ऑप्शन सी धारा 107 के 2, ऑप्शन डी धारा 107 के 3। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 2004 तथा 2008 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी के कौन से सेक्शन में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का बातें बताई गई है। इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 107 के सब क्लॉज 2 में बताया गया कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण की बातें बताई गई तथा अन्य सभी धारा में क्या है, चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या के दिन। आईपीसी की धारा 107 के सब क्लॉज 2 में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। धारा 107 के 1 में उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण तथा धारा 107 के सब क्लॉज 3 में जानबूझकर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध का प्रावधान किया गया। वही मैं आपको बता दूं, धारा 108 में क्या बताया गया। तो आईपीसी के सेक्शन 108 में बताया गया दुष्प्रेरक को बताया गया, अर्थात अबेटर को बताया गया। अबेटर कौन हो सकता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा जा रहा है? अपने घर में एक पुरोहित ब द्वारा एक अवैध विवाह संपन्न कराने हेतु सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अवैध विवाह के दुष्प्रेरण के अपराध हेतु दायित्वाधीन है, ऑप्शन बी 4 वर्ष का दोषी है, ऑप्शन सी दोनों ही दुष्प्रेरण के दोषी है, अर्थात अ एवं ब दोनों ही दुष्प्रेरण का दोषी है। तो ऑप्शन डी क्या है? न तो अ और न ही ब दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1989 तथा यूपीपीसीएस 2005 में भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अ जो अपने घर में ब एक पुरोहित को रखा था अवैध विवाह संपन्न कराने के लिए, इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में ब क्या होगा? दुष्प्रेरण का दोषी होगा। कैसे होगा? चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध 3 प्रकार से गठित होता है। पहला उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण अर्थात अबेटमेंट बाई, ऑप्शन दूसरा क्या है? षड्यंत्र द्वारा अर्थात कॉन्स्पिरेसी द्वारा दुष्प्रेरण, तीसरा क्या है? शासकीय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। शासकीय सहायता द्वारा दुष्प्रेरण अवैध लोभ द्वारा सहायता कार्य द्वारा सहायता एवं सुविधा प्रदान कर सहायता द्वारा कारित किया जाता है। प्रस्तुत समस्या में अवैध विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित व सुविधा प्रदान करने वाले दुष्प्रेरण के लिए दायित्वाधीन है, क्योंकि सुविधा प्रदान कर सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के लिए प्रदान की गई सुविधा अपराध की करने की आवश्यक होनी चाहिए। यह एम्पर बनाम उम्मी के बाद से निर्धारित किया गया था कि अवैध विवाह के अवसर पर उपस्थित सम्मति मात्रा अथवा वास्तविक उपस्थिति या विवाह संपन्न कराने के लिए मकान में आवास उपलब्ध कराना अवैध विवाह का दुष्प्रेरण गठित नहीं करता है, अपितु अवैध विवाह की अध्यक्षता करने वाला पुरोहित का क्या है? दुष्प्रेरण का दोषी माना जाएगा। उपरोक्त जो क्वेश्चन था किस पे आधारित है? तो मैं आपको बता दूं, एम्परर बनाम उम्मी का मामला जो 1882 बम्बई हाईकोर्ट का मामला है उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? एक पुरोहित जिसने शासकीय अवैध विवाह करवाया, इस आशय के विवाह के हो जाने में अपना योगदान दिया, दुष्प्रेरण हेतु दायी है। तो किस हद तक वो दुष्प्रेरण हेतु दायी है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए
उकसाने द्वारा, ऑप्शन बी षड्यंत्र द्वारा, ऑप्शन सी सास से सहायता द्वारा तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था एक पुरोहित यदि अवैध विवाह करवाता है तो वह उसमें कैसे योगदान देता है, तो दुष्प्रेरण में उत्तरदायी होता है सास से सहायता द्वारा वह उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, उत्तराखंड PCSJ 2015 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वीन बनाम मोहित का मामला निम्न में से संबंधित है। अभी बताया गया था क्वीन बनाम मोहित का मामला किसी से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण, ऑप्शन बी सास से सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, ऑप्शन सी षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण तथा ऑप्शन डी पत्र द्वारा दुष्प्रेरण। मैं आपको बता दूं क्वीन बनाम मोहित का मामला किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपी PCSJ 2010 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, क्वीन बनाम मोहित का वाद IPC सेक्शन 107 के अंतर्गत प्रत्यक्ष उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण से संबंधित है। इस मामले में अभियुक्तों ने एक महिला जो सती होने जा रही थी के समर्थन में राम राम चिल्लाते हुए उसको सती होने के लिए उत्साहित कर रहा था, अतः न्यायालय ने इसे प्रत्यक्ष उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है भले ही बी अपराध करने में अक्षम हो। ओके, और कारण क्या है, दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अभियुक्त दायित्व पर आधारित नहीं है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें कौन सही होगा, तो इसमें से दोनों सही होगा, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है भले ही बी अपराध करने में अक्षम है। ओके, दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य आपराधिक दायित्व पर आधारित नहीं होता। यह क्या है क्वेश्चन, मतलब कथन और कारण दोनों सही है तथा एक दूसरे का यह क्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी PCSJ में 2004 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। चोरी का दुष्प्रेरण स्वयं में एक अपराध है भले ही उस दुष्प्रेरण के फलस्वरूप चोरी का अपराध कारित न हो, क्योंकि दुष्प्रेरण स्वयं में एक स्वतंत्र अपराध है और दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अभियुक्त के दायित्व पर आधारित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या पूछ रहा है, क एक पत्र ख को लिखता है और उसके द्वारा ख को ग की हत्या करने के लिए उकसाता है। इस मामले में क्या होता है, इस मामले में ऑप्शन नंबर ए क दुष्प्रेरण हेतु दायी है चाहे वह पत्र ख के पास कभी न पहुँचे। ऑप्शन बी उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध जैसे ही पत्र क द्वारा डाक में डाला जाता है पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी क दुष्प्रेरण हेतु दायी है जैसे ही ख को उस पत्र में लिखी बातें का ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन डी का दुष्प्रेरण हेतु दायी है जब पत्र ख पास पहुंचता है चाहे उसके द्वारा पत्र खोला गया हो अथवा नहीं खोला गया। ओके, मैं आपको बता दूं इसमें कौन सही होगा, अर्थात क एक पत्र ख को लिखता है और उसके द्वारा ख को ग की हत्या करने हेतु उकसाया जाता है। इस मामले में क्या होता है, इस मामले में आपको होता है क दुष्प्रेरण हेतु दायी है जैसे ही ख को उस पत्र में लिखी बातों का ज्ञान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उत्तराखंड PCSJ 2005 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध 3 प्रकार से गठित होता है। पहला उकसाकर, दूसरा षड्यंत्र में शामिल होकर, तीसरा शासक सहायता द्वारा। जहां क एक पत्र लिखकर ख को ग की हत्या करने के लिए उकसाता है वहां उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध तभी पूर्ण हो जाता है जैसे ही उस पत्र में लिखी गई बातों का ज्ञान ख को हो जाता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या पूछा जा रहा है, ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख क्या करता है, वैसा करने से इनकार कर देता है। क दोषी है, क किसका दोषी है, ऑप्शन नंबर ए हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी है। ऑप्शन बी षड्यंत्र करने के दुष्प्रेरण का दोषी है तथा ऑप्शन सी हत्या का दोषी है तथा ऑप्शन डी हत्या के प्रयत्न का दोषी है। तो मैं आपको बता दूं ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है और ख क्या करता है, वैसा करने से इनकार कर देता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, क किस चीज़ का दोषी होगा, तो क हत्या करने के दुष्प्रेरण का दोषी होगा भले वो हत्या करे या ना करे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या पूछा जा रहा है, अ ने
यह जानते हुए अपना मकान एक पुलिस अधिकारी को किराए पर दिया कि वह एक मामले का अन्वेषण कर रहा है और मकान का उपयोग ब नामक चोर को यातना पहुंचाते हुए किया जाए। ब को यातना पहुंचाई गई, यहाँ पर क्या होगा? ओके, ऑप्शन नंबर ए असहायता पहुंचाने का दुष्प्रेरण का दोषी है, ऑप्शन बी अप्रयत्न का दोषी है, ऑप्शन सी औपहति कार्य करने का दोषी है, ऑप्शन डी किसी अपराध का दोषी नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको यूपी लोअर 2002, एमपी सिविल जज 1986 तो यूपी पीसीएस 1999 से 2001 में क्रमशः पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्या होता है? शासक सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी होगा। यह इसलिए दोषी होगा क्योंकि जानता है कि मकान का उपयोग चोर को यातना पहुंचाने हेतु किया जाएगा, फिर भी मकान पुलिस अधिकारी को किराए पर देता है और असहायता पहुंचाने द्वारा दुष्प्रेरण का क्या है? दोषी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से सही स्थिति कौन सी है, अर्थात सही स्थिति को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं सही स्थिति क्या है। और दुष्प्रेरण का तब तक अपराधी नहीं होगा जबकि वह, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वह जो एक पागल है को अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, किंतु वह उन शब्दों को समझ ही नहीं पाता है जो अ ने कहा है। ऑप्शन बी भारत से ब को जो इंग्लैंड में है फ्रांस में अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ओके, ऑप्शन सी ब को प्रस्तावना करता है कि ब यदि एक मिथ्या दस्तावेज बनाएगा तो उसे पुरस्कृत करेगा, किंतु ब मना कर देता है। ऑप्शन डी क्या है? यह ज्ञात होने पर कि ब ने एक मिथ्या दस्तावेज बनाया है और ब को पुरस्कृत करता है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अर्थात और दुष्प्रेरण का तब तक अपराधी नहीं होगा जबकि वह क्या होगा? जबकि वह यह ज्ञात होने पर कि ब ने एक मिथ्या दस्तावेज बनाया और ब को पुरस्कृत करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपी लोअर 2003 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है? ब द्वारा मिथ्या दस्तावेज बनाया गया है, यह ज्ञात होने पर अ द्वारा ब को पुरस्कृत करना अपराध होने के बाद की क्रिया है, अतः अ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी नहीं होगा। साथ ही ब द्वारा बनाया गया मिथ्या दस्तावेज अ के दुष्प्रेरण के फलस्वरूप नहीं बनाया गया, अतः अ मिथ्या दस्तावेज बनाने के लिए ब के दुष्प्रेरण का दायी नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11, इसमें क्या बताया? असत्य कथन को इंगित करना। चलिए देखते हैं क्या असत्य कथन। अपराध का दुष्प्रेरण दंडनीय है। ऑप्शन बी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दुष्प्रेरण नहीं किया जाए, दुष्प्रेरण नहीं की जाएगी। ओके, ऑप्शन सी क्या है? उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण में आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो। ऑप्शन डी क्या है? दुष्प्रेरण की विधि भारतीय दंड संहिता के अधीन 5 में दी गई, अर्थात अध्याय 5 में दुष्प्रेरण बताएगा, ये बता रहा है। ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 से 2005 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे का दुष्प्रेरण नहीं दिया जा सकता है। यह गलत है। दुष्प्रेरण किसी को भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा है या पीछे सेक्शन 82 के अंतर्गत बच्चा हो पाता है तो उसको दुष्प्रेरण नहीं किया जा सकता, उसको भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है। असत्य कथन आपको यही था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 से 120 तक दुष्प्रेरण संबंधी अपराधों का प्रावधान है। धारा 107 में दी गई है परिभाषा के अनुसार किसी भी व्यक्ति जिसमें 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा, शिशु भी शामिल है, को दुष्प्रेरित किया जा सकता है। ओके, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 107 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति, तो किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत कौन आता है? शिशु भी आता है, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु का बालक अर्थात बच्चा भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन हो गया? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या पूछा जा रहा है? दुष्प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दुष्प्रेरण के संबंध में कथन जो गलत है उसी को इंगित करना है। चलिए देख लेते हैं गलत कथन कौन है। ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकता है। ऑप्शन बी, दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए। ऑप्शन सी, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि के अनुसार समर्थ हो। ऑप्शन डी, दुष्प्रेरण अपराध नहीं है।
क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था यूपीपीसीएस 2002, 2004 तथा 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं दुष्प्रेरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दुष्प्रेरण अपराध नहीं है, गलत है। जबकि सही मायने में क्या होता है, दुष्प्रेरण अपराध होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण का अपराध परिभाषित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 में दुष्प्रेरण को भी अपराध माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। इसमें क्या बात बताई जा रही है, ब को झूठा गवाही देने के लिए उकसाता है, ब झूठा साक्ष्य नहीं देता है। इस मामले में क्या है, किसी अपराध का दायी नहीं है। ऑप्शन बी, उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। ऑप्शन सी, षड्यंत्र करने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है। तथा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी उत्तर सही है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है पीपीसी 2001 तथा एमपीएपीओ 2009 के प्री में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, ब को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है, ब झूठा साक्ष्य नहीं देता है। तो इस मामले में क्या सही है, तो इस मामले में उकसाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 107 के अधीन उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का दोषी है, जबकि धारा 108 स्पष्टीकरण 2 के अनुसार ब का झूठा साक्ष्य नहीं देने से के दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात ब को जो झूठा साक्ष्य देने के लिए उकसाया गया है और वह झूठा साक्ष्य नहीं देगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके दायित्व पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बताया जा रहा है, डांडिक विधि में अपराध की निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व को निश्चित करने में असंगत है वह है। तो कौन सा अपराध है, मैं बता दूं आपको। ऑप्शन नंबर ए, चोरी और डकैती। ऑप्शन बी, आपराधिक मानववध एवं हत्या। ऑप्शन सी, अपहरण एवं व्यपहरण। तथा ऑप्शन डी, दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार पूछा जा चुका है। ये आपको यूपी सिविल 2006 तथा यूपी में 2009 तथा यूपीएपीओ 2011 तथा यूपीपीसीएस 2000 में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी आयोगों द्वारा इसे बार बार पैटर्न बदल कर बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, डांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का निश्चय करने में असंगत वह है, तो वह है आपको दुष्प्रेरण एवं षड्यंत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से इसे और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। डांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के अपराधी के लिए दायित्व का निश्चय करने में से असंगत है, क्योंकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के अंतर्गत धारा 107 के द्वितीय खंड के अपराध के लिए दो या अधिक व्यक्ति के मध्य मात्र एक संधि अथवा समझौता ही पर्याप्त नहीं है, अपितु षड्यंत्र के तहत दुष्प्रेरण के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कार्य अथवा अवैध लोभ भी कारित होना आवश्यक है। किंतु षड्यंत्र अर्थात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध आईपीसी धारा 120 के सबक्लॉज क के लिए एक अपराध कारित करने के उद्देश्य से दी गई सम्मति ही पर्याप्त होता है। ये बातें बताया गया था आपको परमनाथ बनाम सरोज रंजन AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट के बाद में बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मामले में क दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दायित्वहीन होगा, तो निम्नलिखित किस मामले में होगा। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब वह ख को ग की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और ख क्या करता है, ग की हत्या कर देता है। ऑप्शन नंबर बी, जब वह ख को ग की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। ऑप्शन सी, जब वह ख को जो एक पागल व्यक्ति है ग की मृत्यु कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और ख ग की मृत्यु कारित करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी मामले में। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित किस मामले में क दुष्प्रेरण का अपराध के दायित्वहीन होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी मामले में। कैसे मैं बता दूं आपको, जब वह अर्थात क क्या करता है, ख को ग की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और ख ग की हत्या कर देता है, इस मामले में भी क क्या होगा, दुष्प्रेरण के अपराध के दायित्वहीन होगा। तथा साथ ही साथ जब वह ख को ग की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, भले वह हत्या करे या ना करे, उसी स्थिति में भी क्या होगा, वह दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तथा साथ ही साथ मैं इसको देख लूँ, जब वह ख को जो एक पागल व्यक्ति है ग की मृत्यु कारित करने के लिए दुष्प्रेरित करता है और ख ग की मृत्यु कारित कर देता है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में भी क आपको अब दुष्प्रेरण के अपराध के दायित्वहीन आ जाता है, अर्थात उपयुक्त सभी मामले सही हो गए। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं, क्या व्याख्या में लिखा गया है।
उपरोक्त सभी मामलों में क आईपीसी के सेक्शन के अधीन दुष्प्रेरण के अपराध के दायित्वाधीन होगा। धारा 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 1999 में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, अभियुक्त की दोष मुक्ति, ऑप्शन बी, अभियुक्त की उन्मोचन, ऑप्शन सी, अभियुक्त की दोष सिद्धि, तथा ऑप्शन डी, अभियुक्त को दंडित करना। मैं आपको बता दूं, आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य होता है कि अभियुक्त की दोष सिद्धि। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, एमपीएपीओ 2009 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मैं इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसको व्याख्या के माध्यम से थोड़ा और स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। आपराधिक विधि का लक्ष्य और प्रयोजन अपराधी को सजा देना अर्थात अभियुक्त की दोषसिद्धि माना जाता है। यह तभी संभव होगा जब अभियोजन सफल रहा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 17, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कार्य में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। अर्थात नीचे जो 4 ऑप्शन है इसके तहत किसके द्वारा दुष्प्रेरण का कार्य किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, षड्यंत्र द्वारा, ऑप्शन बी, प्रयत्न द्वारा, ऑप्शन सी, धमकी द्वारा, तथा ऑप्शन डी, त्याग द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, दुष्प्रेरण का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थात दुष्प्रेरण का अपराध किस प्रकार किया जा सकता है, तो आपको किया जाता है षड्यंत्र द्वारा भी किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, एमपीएपीओ 2009 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसका मैं व्याख्या देख लूँ। आईपीसी के सेक्शन 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पहला उकसाने द्वारा, दूसरा षड्यंत्र द्वारा, तीसरा शासकीय सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है। ओके, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने के लिए क्या है जो आवश्यक नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, 2 या अधिक व्यक्ति के मध्य षड्यंत्र होना चाहिए। ऑप्शन बी, षड्यंत्र के अनुसार में कोई कार्य या अवैध कार्य या लोप किया गया हो। ऑप्शन सी, ऐसा कार्य या अवैध लोप षड्यंत्र के अनुसार में कार्य को करने के उद्देश्य से ही हो। ऑप्शन डी क्या है, दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है, तो वह आवश्यक यह नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ ही मिलकर अपराध को योजना बनाए। यह जरूरी नहीं है कि उसके साथ मिलकर ही वह उस अपराध का योजना बनाए, और खुद भी बना सकता है और साथ साथ भी बना सकता है, यह आवश्यक नहीं है। तो कौन आवश्यक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएपीओ 2007 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसके थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या बातें बताई गई है, तो व्याख्या में बताया गया है कि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने हेतु आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को कारित करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए, आवश्यक नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बता रहा है, इसमें है कि अ ने अपने नौकर ब की पिटाई करने का आदेश दिया और तदनुरूप अ के नौकर ने ब की पिटाई कर दी। अ ने अपराध कारित किया। अ ने कौन सा अपराध कारित किया है, ऑप्शन नंबर ए, उकसाकर दुष्प्रेरण करने का, ऑप्शन बी, षड्यंत्र का, ऑप्शन सी, आपराधिक हमले का, तथा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी अपराधों का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको एमपीएपीओ 2009 तथा यूपी लोअर स्पेशल 2002 तथा 2003 में तथा यूपीपीसीएस 2000 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, अ ने अपने नौकर को ब की पिटाई करने का आदेश दिया, तदनुरूप अ के नौकर ने ब की पिटाई शुरू कर दी। अ ने कौन सा अपराध किया है, तो अ ने आपको अपराध किया है उकसाकर दुष्प्रेरण का अपराध किया है। यह क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है एमपीएपीओ 2009, यूपी लोअर स्पेशल 2002, 2003 तथा यूपीपीसीएस 2000 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए इसका व्याख्या देख लेता हूँ। यहाँ अ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन उकसाकर दुष्प्रेरण करने का अपराध कारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बातें बताया गया। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रेरण का तरीका अर्थात प्रकार नहीं है, अर्थात दुष्प्रेरण का कौन सा तरीका या फिर प्रकार नहीं है। मैं आपको बता दूं, आईपीसी के सेक्शन में मैंने पहले ही बताया था, आईपीसी के सेक्शन 107 के अधीन बताया गया दुष्प्रेरण किन किन प्रकारों से हो सकता है। दुष्प्रेरण 3 प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से, उकसाकर हो सकता है, शासकीय सहायता द्वारा हो सकता है तथा षड्यंत्र द्वारा हो सकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दुष्प्रेरण किस प्रकार से अर्थात किस तरीके से नहीं किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन ए प्रयत्न द्वारा, ऑप्शन बी उकसाना, ऑप्शन सी शासकीय सहायता कर, तो ऑप्शन डी षड्यंत्र द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीसी 1996 तथा 2012 में तथा यूपीपीसीएस 2001 तथा 2004 के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं,
कौन सा तरीका या फिर कौन सा प्रकार है जो दुष्प्रेरण नहीं किया जा सकता है, तो वह है प्रयत्न द्वारा दुष्प्रेरित कार्य नहीं किया जा सकता है। जबकि अन्य सभी तरीकों से, जैसे कि हो गया शास्त्रीय सहायता द्वारा, उस षड्यंत्र द्वारा या फिर उकसाकर दुष्प्रेरण किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है IPC सेक्शन 107 के उपबंधों के अनुसार। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है MPPCS 1926, 2012 तथा UPPCS 2001 तथा 2004 में भी पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूं ये IPC के थर्ड सेशन का फर्स्ट वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको धारा 107 से लेकर 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट MCQ बनाया जाएगा। आप देखते रहे। अपना कीमती समय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।